स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब, फाउंडर ऑफ एससीसी कोचिंग सेंटर, फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब जानते होंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का वीडियो होगा, इसे पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। हो सकता है वीडियो मजेदार ना हो, क्योंकि इसमें ना म्यूजिक है, ना गाना है, ना सॉन्ग है, बस हाँ ये आपका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हूँ। एक पहले कोशिश है, मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन क्या है मैं इसको बता सकूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं या इन्फ्लेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस चीज को आप पहले देख लीजिए। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर जो चल रहा है माय डियर, ये है इन्फ्लेशन। आप लोग जैसे जानते हैं कि इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति बोलते हैं, लेकिन अगर बोलचाल आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं। हम सब लोग परेशान हैं, किससे? महंगाई से। हम सब कहते हैं अरे इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। क्या हम लोग कभी जानने का कोशिश किए कि महंगाई का मूल कारण क्या है, कैसे महंगाई बढ़ता है? तो माय डियर, यहाँ पर आपको व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक डिफिनीशन दिया हूँ। एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को मैं एकदम सिंपल सरल भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब समझा दूँ। तो माय डियर, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, और महंगाई जब होता है तो सब चीज का दाम बढ़ जाता है। रेलगाड़ी का भाड़ा बढ़ जाएगा, फल का दाम बढ़ जाएगा, सब्जी का दाम बढ़ जाएगा, आपका प्लेन का टिकट बढ़ जाएगा, लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाएगा, यानी सभी तरह से आपका खर्चा जो है बढ़ जाता है। और इसी को कहते हैं आम भाषा में महंगाई। महंगाई और कोई दूसरा पंछी का नाम नहीं है माय डियर, इन्फ्लेशन को ही महंगाई कहते हैं। अब देख लीजिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महंगाई का कारण क्या है। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का कारण क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि महंगाई क्या है, महंगाई कैसे होता है, उसका कारण क्या है, आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अच्छा, आप बोलेंगे सर मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है? तो देखिए, जब मनी सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में, बाजार में ज्यादा पैसा का होना, बाजार में ज्यादा पैसा का होना। अच्छा, आपके मन में कभी यह प्रश्न आता है कि हम भारत के लोग बोलते हैं बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, क्या सरकार क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा नोट छपाई करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके देश को अमीर बना देता? क्यों नहीं लोगों को पैसा बांट के लोगों की गरीबी को दूर कर देता? क्या आपके दिमाग में कभी आया है? और अगर आया है तो इस मेरी बात जो अगर आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो तो माय डियर एक लाइक दो बनता है। और बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप जो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हर रविवार को लेकर आने का मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर रविवार को कुछ अच्छी टॉपिक, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोग के लिए मैं लेकर आऊं माय डियर। उसमें आज एक ये दूसरी तीसरी कदम है। मैं इसके पहले 2 वीडियो 3 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में हमारे इंस्टीट्यूट के एक टीचर कुणाल सर जो है आप लोग के लिए बनाए हैं, वो काफी अच्छा आप लोगों का प्यार उस वीडियो पर मिल रहा है। उसके पहले फूड एंड हेल्थ के ऊपर में मैं वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद है हेल्थ इज वेल्थ, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो माय डियर, अगर इस वीडियो को पहली बार कोई आप लोग अगर देख रहे हैं तो पहले के तीनों वीडियो जरूर देखिए। और आज का वीडियो पर मैं आ जाइए पॉइंट पर आ जाता हूं कि जब बाजार में ज्यादा मनी आता है, ज्यादा सप्लाई मनी का हो जाता है, तो क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाता है। आप कहेंगे कि सर महंगाई, ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ता है। आप लोग कभी भी इस चीज को सोचे नहीं होंगे कि बाजार में अगर ज्यादा पैसा आ जाए तो महंगाई बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज बताता हूं मैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा हो, क्या करते हो? क्या करते हो? उसको आप खर्च करते हो। जब आप खर्च करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा है। जब खर्च करते हो, कोई ना कोई सामान को परचेज करते हो या कुछ ना कुछ सामान को खाते हो, तो जब आपका पॉकेट में मनी ज्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हो? खर्च करते हो। ठीक उसी प्रकार ज्यादा खर्च करने से क्या होगा, मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप समझिए पहले कि 3 पॉइंट को मैंने बेसिकली लिया है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं 3 पॉइंट लिया हूं। एकदम सरल भाषा में समझाना, ज्यादा वीडियो की लंबी नहीं करनी है, इसलिए पहला पॉइंट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर सरकार की खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। अगर आपका भारत सरकार अगर इंपोर्ट करती है, यानी आयात करती है किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का, तो अगर इंपोर्ट प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। ये भी मैं आप लोग का इस 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप लोग बैठे रहिए,
पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए माय डियर, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगा तो क्या होगा। अभी मैंने बताया था कि महंगाई का 3 कारण है। एक, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होने से भी आपका महंगाई बढ़ता है। तो पहला पॉइंट को मैंने यहाँ पर आपको लिया है कि मनी सप्लाई अगर ज्यादा होता है तो प्रभाव क्या होता है, परचेजिंग पावर। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा हो तो आप क्या करोगे, आप खर्च करोगे मतलब कुछ ना कुछ खरीदोगे, तो परचेजिंग पावर आपका बढ़ा। देखिए परचेजिंग पावर जब आपका हाई होगा, यानी आप सामान को खरीदते हो ज्यादा, तो आपका मार्केट में उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। सपोज मान लीजिए कोई एक मोबाइल आता है मार्केट में, ज्यादा कस्टमर अगर उसको खरीदने लगता है तो वो प्राइस क्या होता है, जो वो मोबाइल का दाम मोबाइल क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ता है। जब मोबाइल का डिमांड जब बढ़ता है तो कंपनी वाले भी तो होशियार बैठे हैं कि भैया आप मेरा सामान खरीद रहे हो, चलो और मैं आपसे कुछ कमाया जाए। हालांकि कमाने के लिए आते हैं ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंपटीशन की मार्केट है, थोड़ा सा प्राइस रीजनेबल रखते हैं। लेकिन जब देखता है कि डिमांड मेरा बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है माय डियर, ऑटोमेटिक हाई। तो कहिए महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर परचेजिंग पावर बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, अगर डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ा तो क्या कहते हो आप कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गया। देख लीजिए आपके घर का फ्रिज आ गया, टेलीविजन आ गया, एसी आपका एसी आ गया। यही सब सामान हम लोग क्या करते हैं, जब पैसा ज्यादा पॉकेट में होता है तो हम लोग यही सब सामान खरीदते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार की खर्चा बढ़ेगा, जो सरकार की खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। कारण क्या है, खर्चा सरकार को बढ़ेगा, सरकार का खजाना खाली होगा। उस खजाना को भरने के लिए वो क्या करेगी, वो कोई पेड़ तो नहीं लगाया ना, पैसा तोड़ तोड़ के खजाना को भर देगी। वो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी। अब टैक्स कितने प्रकार का है मैं इसमें नहीं जाऊंगा, सिंपल सी भाषा समझिए, टैक्स बढ़ जाएगा। अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सामान का दाम भी बढ़ जाएगा माय डियर। तो टैक्स बढ़ाया, सरकार अपनी खजाना भरने के लिए क्या किया, टैक्स बढ़ाया, और टैक्स बढ़ाएगा तो क्या होगा, सामान का दाम भी बढ़ेगा, और सामान का दाम बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई डाइन खाई जात है। दूसरा नंबर आ जाइए, तीसरा नंबर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। माय डियर देखिए, इंपोर्ट प्राइस यानी भारत सरकार कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो विदेशों से यानी दूसरे कंट्री से लेकर आती है, मंगवाती है, उसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। और जो हमारे देश का सामान दूसरे देश में जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो आयात पर अगर सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती है, जो सरकार भेज रही है, समझ लीजिए कि आपका विदेश में कोई गवर्नमेंट जो इंडिया को कोई, समझ लीजिए रसिया आपको कोई सामान भेज रही है, तो रसिया क्या किया, उस पर आपका सामान को दाम बढ़ा दिया। तो सामान का दाम जब बढ़ेगा तो भारत सरकार क्या करेगा, उस सामान को ज्यादा दाम में खरीदेगा। जो ज्यादा दाम में जब सामान को खरीदेगा तो ज्यादा दाम में उस सामान को बेचेगी, और जब ज्यादा दाम में सामान को बेचेगी तो क्या होगा माय डियर, ये प्राइस जो है हाइक होगा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं महंगाई। अब देखिए, अब एक चीज को मैंने पूरा पिक्चर को एक स्क्रीन पर समझाने का मैं कोशिश किया हूं, को रिलेशन बिटवीन परचेजिंग पावर, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, इन चारों में क्या संबंध है। देखिए माय डियर, अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा, हाई होगा, डिमांड भी हाई होगा, डिमांड हाई हुआ, सप्लाई कम हुआ। सपोज मान लीजिए एक अनार 100 बीमार, हाँ एक अनार 100 बीमार, लेने वाला जो खरीदोगे वो एक है लेकिन लेने वाला 10 है। मान लीजिए एक आईफोन है लेकिन लेने वाला कस्टमर 10 को है, यानी डिमांड ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, सामान कम है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, आपका सामान का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन कम, प्राइस हाइक होगा। ठीक उसका उल्टा होता है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा। अगर आप देख लीजिए डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, तो प्राइस भी आपका क्या होगा, गिर जाएगा। मैं एकदम लेटेस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, आप लोग इसको महसूस कर पाएंगे। अभी 6-7 महीना पहले मास्क का दाम, जिस मास्क का दाम 20 रुपया था, वो मास्क को 120 रुपया में बेचा जा रहा था। सैनिटाइजर कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए मार्केट से सैनिटाइजर गायब हो गया था। क्यों हो गया था, एकाएक जो सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ा, जो सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, तो सामान को दाम ज्यादा रखकर बेचना शुरू कर दिया।
यही होता है, जब डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई कम होगा तो प्राइस हाइक होगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा माय डियर, वो आपका गिर जाएगा। इसीलिए अब यहां पर आ जाइए, हाउ टू कंट्रोल। अब तो बात हुआ कि महंगाई का कारण क्या है, महंगाई क्या होता है, और अब हम लोग आते हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा अब बताइए कि महंगाई को कंट्रोल करना है, अभी तक जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश किया उसमें एक ही चीज आपको मिला होगा कि मनी सप्लाई ज्यादा होने से ही महंगाई ज्यादा है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है तो परचेजिंग पावर ज्यादा है, अगर परचेजिंग पावर लोगों का ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस हाइक होना लाजमी है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सबसे बढ़िया बात है भैया, मार्केट में से पैसा को ही कम कर दो। अगर आपके मन में आया होगा विचार कि क्यों नहीं सरकार ज्यादा से ज्यादा 2-2 हजार रुपया की नोट छपाई करके लोगों को बांट देती है, लो भैया लो गरीबी दूर करो, क्या संभव है? क्या ये संभव है, ये पॉसिबल है कि सरकार नोट छाप के लोगों को दे दे? नहीं, ये संभव नहीं है, इसलिए सरकार नहीं ऐसे कर पाती है। तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मार्केट में जो मनी है उस मनी को मार्केट से विड्रॉ किया जाए। विड्रॉ कैसे किया जाएगा, कैसे विड्रॉ किया जाएगा, या मार्केट में मनी सप्लाई कम हो इसको कैसे किया जाएगा? तो देखिए, इंक्रीज इन रेपो रेट। अब आपको मन में आया होगा एक प्रश्न कि ये रेपो रेट क्या होता है, तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट इज अ इंटरेस्ट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक व्हिच लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। अब देखिए रेपो रेट को क्या कर देना होगा, रेपो रेट को बढ़ाना होगा। रेपो रेट है क्या, देखिए रेपो रेट उस रेट को कहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं जिस रेट से बैंक आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, पर बैंक भी कहीं ना कहीं से लोन लेती है। वो जहां से लोन लेती है, जहां से वो पैसा लेती है, उस बैंक का नाम है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उस बैंक से क्या करती है, बैंक जो है लोन लेती है। तो लोन लेती है तो आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है, कि रेपो रेट जब ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, देखिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया है। आरबीआई, देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाया कमर्शियल बैंक को, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा लेगी आरबीआई से हाई रेपो रेट में। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से हाई रेपो रेट में लेगी पैसा, तो वह क्या करेगी, ज्यादा रेट में किसको देगी, कस्टमर को देगी। जब कस्टमर को ज्यादा रेट में देगी पैसा लोन, तो क्या करोगे, लोन आप कम लोगे। लोग ज्यादा रेट में लोन कम लेना चाहते हैं। अगर लोन सस्ता कर दे तो सब लोग लोन के लिए लाइन लगा देंगे। इसीलिए लोन, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, कर्ज कम लेंगे, पैसा कम लेंगे। जब पैसा कम लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई पर कंट्रोल होगा। जब मनी सप्लाई पर कंट्रोल होगा तो परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा, यानी आपका क्रय क्षमता, यानी खरीदारी करने की कैपेसिटी जो वो आपका कम होगा। जब आपका क्रय क्षमता कम होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगा, और अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा माय डियर, ये प्राइस भी जो है आपका गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आया रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक लेती है कमर्शियल बैंक से, जो सेंट्रल बैंक लेती है कमर्शियल बैंक से। जैसे कमर्शियल बैंक में एसबीआई पकड़ लीजिए, बीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक है, और भी तरह तरह का बैंक है, वो आप सब जानते हो। मैं एक दो एग्जांपल के नाम तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है। तो वो जो रेट आरबीआई लेती है सेंट्रल बैंक से, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। आशा करता हूं कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है माय डियर, तो क्या लाइक नहीं बनता है, जरूर लाइक बनता है। अब जरूर लाइक का बटन क्लिक कीजिए। चले आइए, अब दूसरा नंबर में दूसरा पॉइंट क्या था, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। आप बोलोगे सर रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट रिवर्स, रिवर्स मतलब वापस मतलब देखिए क्या कहता है ना सरकार, कि मार्केट में पैसा रहना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा मार्केट में पैसा कैश का फ्लो होगा तो स्वाभाविक है कि लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, और ज्यादा सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, उसका दाम बढ़ना लाजमी है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या कहता है, सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक क्या किया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लिया वो रेपो रेट, लेकिन अब क्या कर रहा है, वह बैंक जो है फिर वापस रिजर्व बैंक को दे रहा है, यानी आरबीआई को लौटा दे रहा है पैसा। कौन पैसा, जो ज्यादा पैसा है।
जो उसके पास कैश बचा हुआ है, जो कैश उसके पास एक्स्ट्रा है, तो बैंक कहती है कि अगर इस कैश को अपने बैंक में रखूंगा, लोन दूंगा नहीं, लोन लेने वाले लोग नहीं है, क्यों नहीं? बैंक कमर्शियल बैंक कहती है कि लोन लेने वाले लोग नहीं है। जब लोन लेने वाले लोग नहीं है तो उस पैसा को मैं अपने बैंक में रखकर कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उस कैश को क्या करता, वापस क्या करता, सेंट्रल बैंक को दे देती है। अब सेंट्रल बैंक कहते हैं, अब कमर्शियल बैंक क्या कहती है, भैया तुमसे मैंने जब लिया तो मैं इंटरेस्ट लिया, मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे, तो भैया मैं भी तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। अब कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से जो इंटरेस्ट लेती है, वही इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं माय डियर, रिवर्स रेपो रेट। मैं फिर समझा रहा हूं, देखिए जब सेंट्रल बैंक से आरबीआई, सेंट्रल बैंक से जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है, कर्ज लेती है, पैसा लेती है, उसके बदले में आरबीआई भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चार्ज करती है। वही रेट जो है, वही इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट कहलाता है। लेकिन जब ठीक इसका उल्टा होता है, जब बैंकों के पास कैश एक्स्ट्रा हो जाता है, लोन लेने वाला लोग नहीं है, क्योंकि लोन इतना महंगा हो गया है कि लिया नहीं जा सकता, अब लोन नहीं लिया जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, उस पैसा को वह बैंक में लौटा देता है, आरबीआई को लौटा देती है। अब जब आरबीआई के पास लौट के पैसा चला गया तो बैंक कहता है, कमर्शियल बैंक कहती है कि भैया तुमसे मैंने लिया तो तुम हमसे इंटरेस्ट लिया, मैं तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे, तो तुमको भी देना होगा एक इंटरेस्ट। और जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक अपने पास कैश ना रखकर वह आरबीआई को दे देगी, ताकि उसको वहां से भी रखे हुए पैसा का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आरबीआई के पास रहेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वह पैसा बैंक में रखेगी और आरबीआई को दे देगी। जब आरबीआई को पैसा दे दी तो बैंक के पास क्या हुआ, मनी कम हो गया, यानी बैंक के पास मनी कम है मतलब लोन कम है। अगर लोन कम है तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होगा, देखिए परचेजिंग पावर गिर जाएगा, परचेजिंग पावर गिरेगा तो डिमांड गिरेगा, और डिमांड गिरेगा तो माय डियर प्राइस भी गिरेगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, सेल गवर्नमेंट बॉन्ड इन ओपन मार्केट। अब क्या करती है कि अब गवर्नमेंट जो है और दूसरे तरीका अपनाती है पैसा को इनफ्लो, पैसा कैश जो है मार्केट में उसको वापस लेने के लिए क्या करती है, अपना एक बॉन्ड बेचती है। अब बॉन्ड होता क्या है, मैं एक सिंपल भाषा बता दूं, बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है। आप बताओ, आप एलआईसी कराते हो, आप एक पॉलिसी लेते हो, क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी एक कागज का टुकड़ा है, उस पर एक एग्रीमेंट होता है आपके साथ, आपका उसमें एग्रीमेंट है, वो एक कागज का टुकड़ा दिया। जस्ट लाइक एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड का जैसा गवर्नमेंट बॉन्ड है, मान लीजिए वो भी आपको, आप पैसा मार्केट में, आपने मार्केट में लिया, आप इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट खर्च नहीं होता माय डियर, इन्वेस्टमेंट और खर्च में अंतर होता है। खर्च का मतलब जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो चला गया वह बढ़कर आएगा, वह बढ़कर आएगा मेरे पास, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, इसके पहले मैंने बताया था वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट करने की आदत हम सभी में होना चाहिए। मैं ये वीडियो, पहले वाला वीडियो बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए इस वीडियो को। तो चले आइए हम लोग आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड पर। तो गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, एक कागज का टुकड़ा है। अब क्या है, उस कागज का टुकड़ा के बदले में सरकार क्या लेती है, पैसा लेती है। हम पैसा क्यों देते हैं सरकार को, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लालच में देते हैं। हम एफडी क्यों करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एफडी करते हैं। हम रेकरिंग क्यों करते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम रेकरिंग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस पर एक फिक्स रेट रहता है, ये बढ़ने और कमने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट का बॉन्ड पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने से क्या हुआ, हमारा जो कैश था वो कहाँ चला गया, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में चला गया। यानी हमारा पॉकेट हो गया खाली। जब पॉकेट हो गया खाली तो मार्केट में मनी सप्लाई हो गया कम। जब मनी सप्लाई हो गया कम तो परचेजिंग पावर हो गया कम। जब परचेजिंग पावर हो गया कम तो डिमांड हो गया कम। और जब डिमांड हो गया कम तो क्या हुआ, प्राइस भी हो गया कम।
अब इस प्रकार से हमें इसको रोकना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या सरकार पैसा छाप के लोगों को बांट कर गरीबी दूर नहीं किया जा सकता? तो मेरा आंसर होगा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसके भी बहुत सारा क्राइटेरिया होते हैं। मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया हूं। मैं अभी सिंपल सी बात मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है और इन्फ्लेशन होने से हम लोगों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है। माय डियर, अगर मेरा यह बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मेरा बताने का तरीका कैसा है, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।